नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जैसे कि हम पीएससी प्री 2024 को टारगेट करके छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन को वॉल्यूम 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल और छत्तीसगढ़ में रामायण काल और महाभारत काल के संबंध में जो भी तथ्य हमें छत्तीसगढ़ के संबंध में पढ़ना होता है उसे पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन साक्ष्य और जैनकालीन साक्ष्य को देखेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए इसे बौद्ध छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन साक्ष्य को देखते हैं। तो देखिए, बौद्ध काल को 6वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात 500 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है वो जो है बौद्धकालीन समय माना जाता है। माना जाता है बौद्ध काल में जो है छत्तीसगढ़ कोसल जनपद के अंतर्गत आता है, कोसल जनपद के अंतर्गत आता था। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसे देखेंगे। बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों में सिरपुर से उत्खनन जो साक्ष्य है वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। साहित्यिक साक्ष्य में बात करें तो अवदान साहित्य है, वहां से जानकारी प्राप्त होता है। यात्रा वृत्तांत देखें तो चीनी यात्री वेन सांग का सियूकी यात्रा वृत्तांत भी जो है इसके जानने के लिए साक्ष्य हैं। और देखिए, अवदान शतक में क्या बताया गया है। अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म प्रचार हेतु दक्षिण कौशल आए थे। तो बुद्ध जो है धर्म प्रचार हेतु दक्षिण कौशल आए थे। संभवतः वे 3 महीने यहाँ की राजधानी में उन्होंने प्रवास किया था। महात्मा बुद्ध ने उत्तर कौशल के शासक प्रसन्नजीत और दक्षिण कौशल के नरेश विजयस के बीच विवाद को शांत कराया था। तो दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल के शासकों के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए जो है गौतम बुद्ध 3 महीने की प्रवास के लिए दक्षिण कौशल क्षेत्र में आए थे। इसकी जानकारी हमें अवदान शतक से प्राप्त होता है। अगला देखिए सियोकी। तो वेनसांग के सियोकी में हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है। चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के सियोकी से भी यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे। वेनसांग ने सिरपुर में अशोक निर्मित स्तूप का वर्णन किया है। तो अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का वर्णन किया गया है वेनसांग द्वारा, जो कि कहाँ निर्माण किया गया है? सिरपुर में। अगला देखिए, बौद्ध विहार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिरपुर में ही स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार एवं स्वास्तिक विहार से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। इसके भी साक्षी हमें मिलता है बौद्ध विहार। तो प्रभु आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, इन दोनों विहारों से गौतम बुद्ध के यहाँ आने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से सिक्के भी प्राप्त हुए हैं बौद्धकालीन। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के कुल 253 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे 253 सिक्के प्राप्त हुए हैं आहत सिक्के। तो आहत सिक्के जो है मौर्य से पहले के काल का है। तो मौर्य के पहले बौद्ध काल चल रहा था, उसी समय के सिक्के हैं। देखिए, रायपुर के तारापुर से मिले हैं। शक्ति के ठठारी से सिक्का प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश के बालाघाट से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 3 स्थानों का नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ का तारापुर और ठठारी है और मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो इन तीनों स्थानों से बौद्धकालीन 253 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गए कुछ साक्ष्य जो हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हैं बौद्धकालीन। और देखिए, इस टॉपिक में हमें क्या याद रखना है। हमें जो है मुख्य रूप से इस स्थान को याद रखना है और वह किस चीज़ का साक्ष्य मिले हैं वहाँ, और वो किस से संबंधित है। ठीक, तो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसे देखेंगे किस स्थल से। तो सबसे पहले यहाँ दिया है सिरपुर। तो सिरपुर महासमुंद जिले में है। इसका उत्खनन करता है एमजी दीक्षित। तो गंगाधर दीक्षित द्वारा जो है सिरपुर का उत्खनन किया गया था। उत्खनन से स्वास्तिक विहार और प्रभु आनंद कुटी विहार प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी, तो विहार क्या होता है? यह जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके रहने के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं उसी को विहार कहा जाता है। तो सिरपुर में 2 स्वास्तिक विहार और प्रभु आनंद कुटी विहार, ये 2 प्राप्त होते हैं। एक और तिवर विहार भी प्राप्त होगा, और सुनई बौद्ध विहार और राधिका विहार। तो इतने सारे विहार जो है कहाँ देखने को मिलते हैं? सिरपुर में। तो देखिए और क्या क्या साक्ष्य है सिरपुर में। तो ये विहार हो गए। तो इसके अलावा सिरपुर को देखिए, सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ का एक ऐसा शहर है जहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर तथा मठों के स्मारक मिले हैं। तो तीनों धर्म के, बौद्ध, हिंदू और जैन, तीनों धर्म के जो है मंदिर और मठ प्राप्त हुए हैं सिरपुर से। तो यह प्रश्न पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तीनों धर्मों के क्या मिले हैं? मंदिर और मठ प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध विहार में कितने सारे बौद्ध विहार यहाँ प्राप्त हुए हैं? देखिए, 5 बौद्ध विहार है यहाँ।
स्वास्तिक विहार, ये इसे बौद्ध केंद्र माना जाता है। 1954-55 में इसकी खोज हुआ था। प्रभु आनंद कुटी विहार, यहाँ मुख्य प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, यहाँ एक बहुत बड़ा मुख्य प्रतिमा है। तिवर विहार, यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित किया गया है तिवर विहार में। संसुई बौद्ध विहार, ये 1997 से 2002 में इसका खोज किया गया था, संसुई विहार का। और एक है राधिका विहार। तो ये 5 विहार हमें सिरपुर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसका निर्माण में है महर्षि अर्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो ये हमें अभी पांडु वंशी शासक है महर्षि अर्जुन, उनके द्वारा जो है सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया था, इसकी जानकारी प्राप्त होता है। यहाँ बौद्ध टीला, यह सिरपुर में स्थित है, बौद्ध टीला है, ये सिरपुर में बौद्ध टीला स्थित है। प्रतिमाएं में देखें तो पीतल से निर्मित बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त होते हैं, पीतल धातु से निर्मित हैं बुद्ध की प्रतिमाएं। शैली, तो बालचंद्र जैन के मत अनुसार सिरपुर की धातु प्रतिमा की निर्माण शैली नालंदा की शैली है। तो नालंदा शैली के माध्यम से यहाँ की प्रतिमाएं बना हुआ है। ठीक, तो सिरपुर में जो है नालंदा शैली की प्रतिमाएं देखने को मिलेगा। मुद्रा, यहाँ प्राप्त बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। देखिए जो भी मूर्तियां प्राप्त हैं उन सभी मूर्तियों में जो है बौद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे रहते हैं, उसी मुद्रा में जो है दिखाए गए हैं उनके मूर्तियों में। तो बैठे हुए हैं इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन की स्थिति में, योगों की स्थिति में। सिरपुर तथा मल्हार से बौद्ध धर्म के तंत्रवाद से प्रभावित शाखा वज्रयान एवं सहजयान के विकास के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए सिरपुर और मल्हार दोनों से कौन कौन से शाखा, वज्रयान और सहजयान, ये 2 शाखाओं के प्रमाण मिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अब चलिए आगे और कौन कौन से स्थल देख सकते हैं बौद्धकालीन। तो अगला है भोंगापाल। तो भोंगापाल कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। भोंगापाल स्थल बौद्धकालीन स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। बौद्ध विहार हेतु प्रसिद्ध है यह। यहाँ बौद्ध चैत्य गृह की प्राप्ति हुआ है। ठीक, तो भोंगापाल को याद रखना है, कोंडागांव में स्थित है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, बौद्ध विहार हेतु प्रसिद्ध और बौद्ध चैत्य गृह के भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। और बौद्ध टीला में देखिए डोगरा बाबा का टीला और रानी टीला। डोगरा बाबा का टीला यहाँ स्थित चैत्य ग्रह को डोगरा बाबा का टीला कहा गया है। तो जो चैत्य ग्रह स्थित है इसे डोगरा बाबा टीला कहा गया है। और सप्त मातृका टीला को रानी टीला कहा गया है। तो रानी टीला और डोगरा बाबा टीला ये दोनों कहाँ, भोंगापाल में है, कोंडागांव के भोंगापाल में। ठीक, तो ये क्या है, बौद्धकालीन बौद्ध टीला है। अगला देखिए तुरतुरिया। देखिए तुरतुरिया को हम रामायणकालीन स्थल में भी पढ़े हैं और यह बौद्धकालीन स्थल भी है तुरतुरिया। तो देखिए तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में है। यहाँ बौद्ध विहार है। यहाँ मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों के विहार है। तो मौर्य काल में जो बौद्ध भिक्षुणियाँ थी उनका विहार देखने को मिलता है। जो भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणी अर्थात महिला भिक्षु हुआ करते थे बौद्ध धर्म में, उनका विहार देखने को मिलता है तुरतुरिया में। इसकी मूर्ति में बुद्ध देव की विशाल मूर्ति अभी तक की विद्यमान है। ठीक, तो बुद्ध देव की विशाल मूर्ति देखने को मिलता है तुरतुरिया में। और तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध भिक्षुणियों के विहार हेतु। तो ये आप रखेंगे इसे तुरतुरिया को। अब अगला देखिए मल्हार। तो मल्हार बिलासपुर जिले में है। यहाँ उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। तो उत्खनन के बाद यहाँ बहुत सारे बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुए हैं मल्हार से। फिर अगला है सोनराग्राम। सोनराग्राम रायपुर में जिले में है। एक नया स्थल आ गया है सोनराग्राम रायपुर जिले में। यहाँ उत्खनन के द्वारा बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है सोनरागांव से। यह प्रतिमा पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो पांडुवंश के काल के अनुमान लगाया गया है। जो सोनरागांव से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है वो पांडुवंश काल का है, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का। देखिए यहाँ मानचित्र में दर्शा दिया गया है जितने भी बौद्धकालीन स्थल है उसे। तो देखिए और एक जो अलग है उन्हें देख लीजिए, जो पढ़े हैं उनके अलावा मैन पाट जो है बौद्ध वास्तुकला पर आधारित बौद्ध मंदिर देखने को मिलता है। मैन पाट में भी बौद्ध धर्म के साक्ष्य हैं। डोंगरगढ़, तो डोंगरगढ़ में बौद्ध गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है। तो डोंगरगढ़ के जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, यहाँ प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में प्रतिवर्ष होता है। वहाँ गौतम बुद्ध की एक ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है डोंगरगढ़ में। ठीक, तो मैन पाट और डोंगरगढ़ को भी याद रखेंगे। उसके अलावा हम इन सबको पढ़े हैं। मल्हार में उत्खनन से बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तुरतुरिया में विशाल बौद्ध प्रतिमा है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर में बहुत सारे विहार है, स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, बौद्ध टीला, तिवर देव, पीतल से निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुए हैं।
भोंगापाल में देखें तो यहाँ विशाल बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ टीला प्राप्त हुआ है, डोकरा बाबा टीला और रानी टीला प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये सभी जो है बौद्धकालीन स्थल हैं। तो बौद्ध धर्म के संबंध में आपको इतना याद रखना है। और सिरपुर को स्पेशली याद रखना है, सिरपुर को, कि यहाँ क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यह तीनों धर्मों के, बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों धर्मों के मंदिर और मठ जो है हमारे कहाँ देखने को मिलता है, सिरपुर में। तो इन सब तथ्यों को आप याद रखेंगे कि इसके संबंध में, बौद्धकालीन इस साक्ष्यों के संबंध में। अब अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैन कालीन साक्ष्य, जैन धर्मकालीन साक्ष्य। तो जैन धर्मकालीन साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो ये भी जो है, जैसे बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चला है, वैसे जैन धर्म भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ही समय है। तो छत्तीसगढ़ में इसके स्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत ग्रंथ है। तो देखिए ऋषभ तीर्थ से हमें जो है जैन धर्म के प्रथम ऋषभ देव, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है, परंतु जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, महाभारत ग्रंथ से प्राप्त होता है। ठीक, तो आप इसे महाभारत ग्रंथ लेना है, ना कि किसी जैन ग्रंथ से संबंधित लेना है। चलिए, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं उसे देखें। तो 3 प्रकार के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं जैन धर्म से संबंधित। एक प्राचीन स्मारक, दूसरा जैन मूर्तियाँ और तीसरा प्रमुख तीर्थकर के संबंध में। तो प्राचीन स्मारक कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक है मल्हार, बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए हैं, महासमुंद के सिरपुर से, सरगुजा के महेशपुर से और रायपुर के आरंग से। तो इन स्थलों से प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। जैन मूर्तियों की बात करें तो यह जो है रायपुर के आरंग से, सारंगगढ़ के पुजारी पाली से और कबीरधाम के बरमकेला से क्या जैन मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। और तीर्थकर, तो यहाँ किन किन तीर्थकरों की जानकारी प्राप्त होती है, देखिए। तो यहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के संबंध में जानकारी, 5वें तीर्थकर सुमित नाथ के संबंध में जानकारी, 16वें तीर्थकर शांतिनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए ऋषभ तीर्थ की जानकारी कहाँ से देखने को मिलता है, ये शक्ति जिले के गुंजी या दमोदरा से प्राप्त होता है। बिलासपुर के बूढ़ी खारदा, 2 स्थलों से ऋषभ तीर्थ की जानकारी प्राप्त होता है। और आरंग आरंग से सुमति नाथ का जानकारी प्राप्त होता है। बस्तर के भाटागुड़ा से शांतिनाथ का जानकारी प्राप्त होता है। और दुर्ग के नगपुरा से पार्श्वनाथ तथा आरंग से ही महावीर स्वामी की जानकारी प्राप्त होता है। तो इन तीर्थकरों के नाम और उन कौन से क्रम के तीर्थ हैं, ये सभी याद रखना है आपको। तो देखिए अब जैन धर्म से संबंधित जो नवीन स्थल खोजे गए हैं, उनके संबंध में कौन कौन से नवीन स्थल खोजे गए हैं, तो देखिए नवा रायपुर में 15वें तीर्थ का धर्मनाथ के मंदिर को जो है जैन धर्म में क्या कहा जाता है, मंदिर को कहा जाता है जिनालय। ठीक, तो जिनालय कुछ और नहीं, मंदिर ही होता है जैन धर्म का। तो 15वें तीर्थ का धर्मनाथ, इनका नाम क्या है, धर्मनाथ, उनका जिनालय अर्थात मंदिर का निर्माण किया जा रहा है नया रायपुर में। देखिए दूसरा जगह देखिए नसिया तीर्थ, नसिया तीर्थ यह दुर्ग में है। यहाँ शिवनाथ नदी के तट पर 8वें जैन तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित जो कौन से क्रम के हैं, 8वें क्रम के तीर्थकर हैं, नसिया तीर्थ दुर्ग में। अगला है रामजिम के सोमेश्वर मंदिर, राजिम के सोमेश्वर मंदिर के प्राचीर में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध है। तो सोमेश्वर मंदिर के प्राचीर में भी पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध है राजिम में। तीर्था, जगदलपुर के तीर्था, यहाँ जैन तीर्थकरों की आराधना स्थल कहा जाता है। तीर्था जगदलपुर में स्थित है, इसे जैन तीर्थकरों की आराधना स्थल कहा जाता है। अब चलिए इससे संबंधित जो प्रमुख स्थल है उनके संबंध में देख लेते हैं, जैन धर्म संबंधित स्थलों को। तो सबसे पहला स्थल है आरंग। तो आरंग रायपुर जिले में आता है, इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। यहाँ 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, 2 तीर्थकरों की जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है आरंग से। 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, जैन धर्म के स्मारकों से प्राचीन भंडार एवं मूर्तियां प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राचीन भंडार एवं मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक मल्हार, सिरपुर, महेशपुर से प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन स्मारक मल्हार से, सिरपुर और महेशपुर से प्राप्त हुए हैं। मंदिरों की बात करें तो यहाँ के मंदिर का नाम है भांडल देव जैन मंदिर। तो आरंग में भांडल देव जैन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नेमिनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्ति स्थापित की गई है। नेमिनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश, इन तीनों की मूर्ति स्थापित है आरंग के भांडल जैन मंदिर में। अगला स्थल देखिए नगपुरा दुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। पार्श्वनाथ के संबंध में याद रहेंगे, नाग से याद रखेंगे, नाग पार्श्व, आकार पार्श्व के समान रहता है, नाग का पार्श्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो इस प्रकार नगपुरा में पार्श्वनाथ की
जानकारी प्राप्त होती है। और इसका उपनाम क्या है, देखिए, श्री अवसंहर पार्श्व तीर्थ। तो नकपुरा को श्री अवसंहरम पार्श्व तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है नकपुरा को। अगला फिर है ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ किसे कहते हैं, गुंजी या दमोदरा को। तो यह शक्ति जिले में स्थित है। ऋषभ तीर्थ, गुंजी और दमोदरा, यहाँ से प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को जानकारी प्राप्त होता है ऋषभ तीर्थ से। अगला देखिए भाटागुड़ा। भाटागुड़ा बस्तर में स्थित है। यहाँ 16वें तीर्थकर शांतिनाथ की जानकारी प्राप्त होता है। तो भाटा, देखिए भाटा, यहाँ से क्या रखेंगे, भाटा शांति, भाटा शांति, ठीक, भाटा खाने से शांति प्राप्त होता है ऐसा। तो भाटा शांति, तो शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा बस्तर से प्राप्त होता है, जो 16वें तीर्थकर है। अगला देखिए मल्हार। तो मल्हार बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ जैन धर्म के स्मारक एवं प्राचीन भंडार प्राप्त हुए हैं। तो जैन धर्म के स्मारक के प्राचीन भंडार हैं मल्हार में, यहाँ ऋषभ देव की जानकारी प्राप्त होता है। अगला और स्थल, अन्य स्थलों में देखिए बिलासपुर में रतनपुर में ऋषभ नाथ एवं चंद्र प्रभु की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो कलचुरी कालीन है। तो कलचुरी कालीन जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रतनपुर से। तो रतनपुर कलचुरी काल का महत्व केंद्र होंगे, महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ से ऋषभ नाथ एवं चंद्र प्रभु, इन दोनों की कलचुरी कालीन मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए धनपुर, यह गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। यह जैन धर्मावलंबियों के लिए अंचल का सबसे बड़ा प्राचीन व्यावसायिक केंद्र है। तो सबसे बड़ा प्राचीन व्यावसायिक केंद्र है जैन धर्मावलंबियों के लिए धनपुर। यहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ छत्तीसगढ़ अंचल में यही एकमात्र शैल उत्कीर्ण जैन मूर्ति कला का उदाहरण है, ठीक। तो शैल से उत्कीर्ण जैन मूर्ति कला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है धनपुर में, जो हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र शैल उत्कीर्ण जैन मूर्ति कला का उदाहरण देखने को मिलेगा धनपुर में। ये सबसे प्राचीन व्यावसायिक केंद्र रहेगा जैन धर्म से संबंधित, इसे याद रखना है आपको, धनपुर को, ठीक। तो इतने सभी स्थल जो है किससे संबंधित है, जैन कालीन साक्ष्यों से। तो इन सभी स्थलों के नाम और उनका संबंध जो है किन तीर्थकर से है और वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, ये सभी आपको याद रखना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब अगला देखिए इसमें एक और है महाजनपद काल, इसे भी देख लेते हैं। छोटा सा जानकारी प्राप्त होता है हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो देखिए भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है महाजनपद काल को, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। यहाँ से व्यवस्थित इस कहाँ से मिलता है, महाजनपद काल से। और यहाँ से हमारे भारत में जो है दूसरी नगरी क्रांति देखने को मिलता है। महाजनपद काल से दूसरी नगरी क्रांति, पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था और उसके बाद दूसरी नगरी क्रांति महाजनपद काल में देखने को मिलता है। यहाँ व्यवस्थित इतिहास भी मिलने का प्रारंभ होता है, इस कारण इसे छत्तीसगढ़ के भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इस काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। तो जो है यहाँ के चेदी महाजनपद होने का जो प्रमाण जो है किनके द्वारा ज्यादा दिया जाता है, राय बहादुर हीरालाल द्वारा जो है माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है 16 महाजनपदों में से चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है माना जाता है। अब देखिए चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी पूछा जाए तो चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सा है, सुक्तिमती राजधानी था। यह क्षेत्र बुंदेलखंड पठार तक के फैला हुआ था। नामकरण, इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो चेदी महाजनपद में होने के कारण छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो इतिहासकार हीरालाल के अनुसार कालांतर में इसी के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो इसी छत्तीसगढ़ से बाद में अपभ्रंश होते हुए क्या नाम पड़ा, छत्तीसगढ़ नाम जो है पड़ा है इसी छत्तीसगढ़ से, ऐसा मानना है इतिहासकार हीरालाल के अनुसार, ठीक। तो ये याद रखना है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सुक्तिमती उसकी राजधानी थी और ये प्रमाण किसने दिया है, हीरालाल ने। तो देखिए 16 महाजनपदों की बात करें तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, जिनमें से सिर्फ 2 कम्बोज और गंधार वर्तमान पाकिस्तान में चले गए हैं, कम्बोज और गंधार महाजनपद। उसके अलावा जो बाकी 14 महाजनपद हैं वो भारत ही में थे। तो इसमें से सबसे नीचे है असमक, एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत क्षेत्र में है। असमक तो एकमात्र है ये। उसके बाद अवंती, यह मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में है। अवंती चेदी महाजनपद देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। इसके अलावा मगध जन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, जहाँ मौर्य काल और सभी जो बड़े बड़े साम्राज्य जो है यहीं स्थापित हुए हैं। काशी महाजनपद हो गया, अंग, वज्जी, वत्स, मल, कौशल, पंचाल, सूरसेन, कुरु और मत्स्य, ये सभी जो है भारत के 16 महाजनपद हैं। तो यह भारतीय इतिहास में इनके संबंध में डिटेल से पढ़ना भी रहता है।
छत्तीसगढ़ में बस हमें यहाँ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है और ये इसके साक्ष्य हीरालाल द्वारा दिया गया है। छत्तीसगढ़ से ही जो है लास्ट बाद में छत्तीसगढ़ बना है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो महाजनपद काल के संबंध में हमें छत्तीसगढ़ में इतना ही जानकारी प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल। तो मौर्य काल को पढ़ेंगे, सातवाहन काल, कुषाण काल, सब जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।